हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगआन चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ पॉइंट्स। साइंस की आपकी सीरीज चल रही है, साइंस बहुत जल्दी हमको कंप्लीट करना है और बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो बायोलॉजी से कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। साइंस पढ़ने के दो तीन तरीके हैं, एक तो मैं आपको एक एक टॉपिक लेके समझाऊं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं आपके साथ कुछ पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, उनको आप पढ़ लीजिए। वन लाइनर फॉर्मेट में वो पीडीएफ होंगी और वहाँ से भी साइंस तैयार हो सकती है। क्या करना है ये आगे हम लोग किसी वीडियो में आप लोगों से राय लेने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिसाइड करेंगे। आज आपसे बायोलॉजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और ये पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी। तो ये मानिए कि आप इस पीडीएफ में जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। ये पूरी पीडीएफ जो 18 पेज की है, तो इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। बीमारी व संबंधित अंग। स्वास्थ्य विज्ञान में बीमारी और संबंधित अंग से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी बीमारी किस अंग की होती है। तो आर्थराइटिस जोड़ों से सूजन के संबंध में होती है। डिफ्थीरिया जो बीमारी होती है वो गले से संबंधित होती है। एक्जिमा चमड़ी या त्वचा से संबंधित होती है, त्वचा लिख के आएगा, चमड़ी शब्द यहाँ लिखा हुआ। पीलिया जो होती है वो यकृत से संबंधित बीमारी होती है। क्वेश्चन आ भी चुका है कि पीलिया किस अंग से संबंधित बीमारी होती है। प्लेरिसी छाती या सीने से संबंधित बीमारी होती है। पायरिया दांत या मसूड़े से संबंधित बीमारी होती है। गठिया जोड़ों से संबंधित बीमारी होती है। अभी ऊपर आपने पढ़ा था जो अर्थराइटिस है, इसी को गठिया भी कहते हैं। आंखें जो मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। ग्लूकोमा पूछा जा चुका है कि किस अंग से संबंधित बीमारी है, इसलिए ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जरूर याद रखिएगा। मोतियाबिंद तो हम सामान्य भाषा में जानते ही हैं। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा आंखों से संबंधित बीमारी होती है। डायबिटीज पैंक्रियाज से संबंधित बीमारी होती है। गोइटर थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। और मस्तिष्क मेनिंजाइटिस किससे संबंधित बीमारी होती है। स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क से संबंधित होती है। निमोनिया आप जानते हैं फेफड़ों से संबंधित होती है और ट्यूबरक्लोसिस टीबी भी फेफड़ों से संबंधित होती है। टाइफाइड समस्त अंग टाइफाइड से प्रभावित होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आंतें प्रभावित होती हैं, तो आंतों या पेट संबंधित रोग से संबंधित बीमारी होती है। रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पीलिया पूछा जाता है, किससे संबंधित बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस पूछा जाता है, और ग्लूकोमा ट्रेकोमा, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है, उससे कौन सा हार्मोन्स निकलता है और वो हार्मोन्स क्या काम करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो यहाँ हम लोग ये 4-5 ग्रंथियाँ हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं और वो क्या कार्य करते हैं ये देख लेते हैं। सेमेट्रोट्रोफिक, यह शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। थायरोट्रोपिक, थायरोक्सिन के निर्माण को नियंत्रित करता है। एंड्रोनोकार्टिटोपिक, कार्टिसेल को नियंत्रित करता है। गोनेडोट्रोपिक, ग्राफिकल फॉजिकल के विकास को तथा सड़ कोश में शुक्राणुओं के निर्माण को उद्दीपित करता है। अंतरालीय उत्तेजक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के उद्दीपन को क्या कहते हैं नियंत्रित करता है। प्रोलैक्टिन, यह दुग्ध स्राव को स्टार्ट करता है। कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। एंटी डायरेटिक, वृक्क द्वारा निष्कासित जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ऑक्सीटोसिक, प्रसूति के समय गर्भाशय के संकुचन को उद्दीपित करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं, और क्या हार्मोन स्रावित होते हैं और क्या कार्य करते हैं आपने देख लिया। 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो किस हार्मोन का क्या काम है, या निम्न में से कौन सा हार्मोन, ऐसे पूछ लेंगे शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है, या फिर ये पूछेंगे कि निम्न में से कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद कर लेनी है। थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे थायरोक्सिन होता है, और थायरोक्सिन क्या करता है, यह ऊतकों की रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और ऑक्सीकरण क्रिया पर भी प्रभाव डालता है। पैराथायरॉयड एक ग्रंथि होती है, उससे पैराथीमोन निकलता है और ये कैल्शियम चयापचय और रक्त और अस्थि के कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। थाइमस, एंटीबॉडी उत्पन्न करना और शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखने का कार्य करता है। एंड एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उससे ये हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में कि लैग्रांज की को दीपिकाओं जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित होती है। लैग्रांज की दीपिकाएं किससे संबंधित होती हैं, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित होती हैं। तो ये सभी हार्मोन हैं और ये सभी हार्मोन क्या करते हैं, ये सभी चयापचय वृद्धि का कार्य करते हैं और इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करते हैं,
ठीक है। अगर आपको देखिए दो तरीके हैं पढ़ाई करने के, एक तो हम जो आपको ये दे रहे हैं पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ टॉपिक समझ में आ गया कि बीमारी और संबंधित अंग, अगर आपके पास कोई नोट्स या बुक है वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर ग्रंथि, तो ग्रंथि हार्मोन्स हर बुक में दिए रहते हैं, साइंस की हर बुक में यही टॉपिक होते हैं। हम आपको बस, हमारा यहाँ पर पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि कौन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि कम मेहनत में भी आप अच्छा रिजल्ट निकाल पाएँ। ठीक है। रोग से संबंधित क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, और कौन सी किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग होता है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या मिलाने के लिए दे देंगे आपको। तो रोग से संबंधित क्वेश्चन में आयोडीन, इसको गलगंड लिख रखा है, लेकिन ये गलगंड नहीं कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं। जो आयोडीन का कमी के कारण एक रोग होता है, गले में होता है, इसलिए इसको गलगंड लिख रखा है। मुझे याद आएगा मैं आगे आपको बता दूंगा, नहीं सर्च कर लीजिएगा इसको गूगल पर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता, रक्त की कमी हो जाती है। अगर आपके बॉडी में जो आयरन है उसकी कमी है तो अरक्तता का रोग होगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? चेरेलोसिस। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पड़ासी अरक्तता। प्रोटीन की कमी से क्वांसी और कॉर। फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है, आपके दांत गिरने लगते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से कैटनिज्म बच्चों में होता है ये। विटामिन ई की कमी से बंध्यता आती है। विटामिन C1 की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से अस्त मृदुता भी आती है, ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। थायरॉक्सिन मिक्सोडेमा बैस्को में होता है। विटामिन ए की कमी से शुष्काक्षिपाक। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह। अच्छा, इसमें एक तरीका और है क्वेश्चन पूछने का। ये एक तो ये दे देंगे कि इधर रोग दे दिया और इधर दे दिए, और आपसे कह दिया मिलाइए कि किसकी कमी से क्या होता है। दूसरा ये पूछेंगे कि विटामिन 2 की कमी से कौन सा रोग होता है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन 2 की कमी से होता है। तीसरा तरीका ये तरीका पूछने का है कि मैरास्मस किसकी कमी से होता है। तो ये हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब रोगों के बारे में आगे बात कर लेते हैं। कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं, कुछ विषाणु जनित रोग होते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। ये आपको याद कर लेना है कि कौन सा रोग जो है वो किस जीवाणु से होता है, या कौन सा रोग होता है वो किस विषाणु से होता है, या कौन सा रोग होता है कौन प्रोटोजोआ से होता है। हेलमंथ जनित रोग भी होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि ये रोग किस जीवाणु के से जनित होता है, या फिर ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है। उसमें से 2 इसमें से दे देगा, एक इसमें से दे देंगे और एक इसमें से दे देगा। तब आपको पता चलेगा कि आपसे ऐसे, जैसे पूछा आपसे प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, आपको ऑप्शन दे दिए डायरिया, पीलिया, हैजा और कुकर खांसी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ जनित रोग डायरिया है। तो एक काम कीजिएगा, एक तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो ये लिस्ट याद कर ली। विषाणु जनित रोग कौन कौन से, ये लिस्ट याद कर ली। और प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से, ये लिस्ट याद कर ली। और साथ में फिर सामने याद कर लीजिएगा कि टीबी किसके कारण होता है, प्लेग किसके कारण होता है, टिटनिस बैसिलस टिटेनी के कारण होता है, निमोनिया डिप्लोकोकस के कारण होता है। तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ के सुनाने का कोई मतलब नहीं, इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, छोड़िएगा मत। ठीक है। अब कोशिका से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कोशिका जो होती है वो सभी जीवधारियों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सभी जीवधारियों में रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या मानी जाती है, तो कोशिका होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कोशिका के कई भाग होते हैं, इसमें से एक कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी भाग होता है, कोशिका को चारों ओर से घेरे रहता है, कोशिका के निश्चित आकार का प्रदान करती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति होती है, वो पौधों में पाई जाती है, केवल ये जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि पादपों की कोशिकाओं में ऐसे कौन सा पार्ट होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति। ठीक है, और कोशिका झिल्ली किसमें होता है, जंतु कोशिका में होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा रहता है, पारदर्शक होता है, इसमें कई सजीव और निर्जीव रचनाएं होती हैं, वो कोशिका द्रव्य होता है। जीन क्या होता है, जीन एक डीएनए क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम डीएनए और आरएनए दोनों जीन के अंतर्गत आते हैं। तो जीन किसी व्यक्ति में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ले जाने का
कार्य करते हैं वो जीन करते हैं। हार्मोन्स क्या है? मानव शरीर में नली रहित ग्रंथियां हैं जो रस स्रावित करती हैं, उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि है, पैंक्रियाज है, थायराइड है, ये आदि ग्रंथियां होती हैं जो मानव शरीर में रस स्रावित करती हैं, ये हार्मोन्स है। मानव में जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? एक अंडाशय जनन ग्रंथि है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है तथा स्त्री जननांग स्त्री में लैंगिक गुणों का विकास करता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से ऋतुस्राव रुकता है। वृषण क्या है? इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, पुरुषों के लैंगिक गुणों का विकास करता है और शुक्राणु का विकास करता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इधर टेस्टोस्टेरोन, ये सब देख लीजिएगा कि क्या क्या है और कहाँ कहाँ पाया जाता है। संतुलित आहार से वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है इससे, इसलिए इसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट किस किस में ज़्यादा पाया जाता है ये देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः चीनी, आलू, चावल, अनाज और डबल रोटी, सूखी मटर, फलियों आदि में पाया जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? प्रोटीन के मुख्यतः स्रोत है दूध, अंडा, मांस, मछली, दालों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए किताब तो आपके पास होगी लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये हम बता रहे हैं आपको, तो इसको पढ़ते रहिएगा। ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाती है। मिशन एपीओ कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बहुत जल्दी आपका लॉग्यान का ऐप आने वाला है जिस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा, तो उसका भी इंतजार कीजिए। बहुत जल्दी हम आपको लॉग्यान का ऐप आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बसा क्या कार्य करता है? बसा कार्बोहाइड्रेट के घटक पाए जाते हैं बसा में, और ये ऊर्जा जो है, जब ऊर्जा की शरीर में कोई कमी होती है तो बसा के जरिए ऊर्जा मिल जाती है। विटामिन, ठीक है, विटामिन के बारे में आपने कौन कौन सी कमी होती हैं, सॉरी विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये आपने देख लिया। विटामिन कितने प्रकार की होती है? ए, बी, सी, डी, ई, के और पी, ये विटामिन के प्रकार हैं, इनको जरूर देख लीजिएगा कि विटामिन ए क्या है, रेटिनॉल है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए क्या कार्य करती है, विटामिन बी क्या कार्य करती है, बी के टाइप होते हैं B1, B2, B3, B4, B6, B12 भी होती है। तो B12 यहाँ पे लिखी हुई। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड से बनती है विटामिन सी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये सब आपको याद होना चाहिए। विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B12 साइकावलोमीन कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नेप्थोक्यूनोन, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। विटामिन पी अकार्बिक लवण क्या है? पानी हो जो होता है कि हमारी बॉडी का कितने % भाग पानी से बना होता है, तो 70% भाग हमारी बॉडी का किससे बना होता है? पानी से बना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ठीक है, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर ये देख लीजिए जीव विज्ञान के जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवेरनस ने, ठीक है। यहाँ पर ये बताया कि कोशिका की खोज जो सबसे पहले की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी रॉबर्ट हुक ने किया था। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। अब संतुलित आहार तो आपको नहीं देखना, लेकिन विटामिन के सोर्स जो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था और उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, ये पूरा एक लिस्ट मिल गई आपको। इससे अच्छा क्या है, इस लिस्ट को 1-2-3 बार पढ़ जाइए। यहाँ से मैं लिख के देता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन आपका साइंस का एक क्वेश्चन आपका केवल इस लिस्ट से आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस लिस्ट का क्या महत्व है, ये लिस्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए इस लिस्ट को बिल्कुल रट जाइए आप, तब आपको अच्छे से तैयार हो पाएगी लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है। रुधिर की औसत मात्रा कितनी होती है, शरीर का सामान्य तापमान, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे कठोर भाग दांत का एनेमल होता है, ठीक है। औसत मात्रा हीमोग्लोबिन की 11.5 से 14 G/dl होती है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है। श्वेत रुधिर कोशिका कितनी होनी चाहिए? सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका लिम्फोसाइट होती है, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कोशिका मोनोसाइट होती है। श्वेत रुधिर कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रुधिर कोशिका का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है? 3 से 6 मिनट। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ। सामान्य रुधिर दाब क्या होता है? ब्लड प्रेशर सामान्य क्या होता है? तो 120/80 Hg। Hg जरूर याद रखिएगा, Hg आपके लिए दिक्कत कर सकता है। सामान्य रूप से हार्ट बीट 72 होनी चाहिए। अस्थियों की कुल संख्या 206 है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज, सबसे लंबी अस्थि फीमर। कशेरुकी की कुल संख्या 33, पेशियों की कुल संख्या
639 सबसे लंबी पेशी। साइटोसिस सब बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर है। यकृत का भार 1.4 से 1.8 किलोग्राम है। यकृत का भार महिला में 1.2 से 1.4 किलोग्राम है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। सर्वाधिक पुनरुत्थान का क्षमता यकृत में है। यकृत का पता क्या मामला होता है, जैसे यकृत है और ये अगर ऐसे काट के निकाल दिया जाए तो ये फिर से बन जाएगा। ये एकमात्र शरीर का ऐसा अंग है जो फिर से अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है ना तो वो अपने आप जम जाती है, ऐसे ही यकृत का मामला होता है। इसी को कहते हैं सर्वाधिक पुनरुत्थान की क्षमता। सबसे कम पुनरुत्थान की क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है, खनिज लवण के बारे में देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया है। श्वसन क्रिया क्या होती है, श्वसन अंग और उनके उदाहरण दिए गए हैं। ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए खनिज तत्व फास्फोरस के प्रमुख सोर्स दिए गए और कमी दी गई है कि अगर कमी होगा तो क्या होगा, लौह के सोर्स दिए गए, कमी दी गई। ये सब लिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अलग से मैं इसीलिए लेके आया हूँ। इसमें जो कुछ भी है आप ये समझ लीजिए कि अगर 18 पेज की आपने ये PDF पढ़ ली तो आपकी तैयारी बायोलॉजी की काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। रक्त के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? RBC होती है, WBC होती है, कितने % RBC होती है, कितने % WBC होती है, RBC में क्या क्या होता है, WBC में क्या क्या होता है, रक्त समूह कौन कौन से हैं, कौन सा रक्त समूह किसको रक्त दे सकता है, कौन सा रक्त समूह किसको रक्त नहीं दे सकता है, रक्त का प्रसंचरण तंत्र क्या होता है, रक्त कहाँ साफ होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अष्टो ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, ये सभी हैं। बीमारी और उनसे प्रभावित अंग अभी ऊपर एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार ये आप लिस्ट देख लीजिएगा। परजीवी से होने वाली बीमारियाँ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ यहाँ पर लिखी हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग फिर से लिखे हुए हैं। विषाणुओं से होने वाले रोग, जो लिस्ट आपने ऊपर पढ़ी उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, जो बायोलॉजी से संबंधित प्रमुख आविष्कार हैं, ये पूछा जा चुका है कि कृत्रिम जीन का आविष्कार किसने किया, तो हरगोविंद खुराना ने। इसी तरीके से ये जो भी आविष्कार हैं ये सब पढ़ लीजिएगा। जंतु विज्ञान से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, कौन सा सबसे बड़ा कशेरुकी है, कौन सा सबसे बड़ा अकशेरुकी है, कौन सा स्तनी सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा स्तनी है, कौन सा पक्षी है। वनस्पति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वनस्पतियों में कौन सा सबसे छोटा बीज है, कौन सा सबसे बड़ा बीज है, सबसे प्रोटीन युक्त शैवाल क्या है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये PDF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेलीग्राम चैनल पर आज ही आपको मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप पढ़िएगा। और मैंने आपको बता दिया कि IPC की आपकी जो क्लास है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो आपके IPC के सर हैं शिवेंद्र सर, वो PCS के एग्जाम में बिजी हैं। तो आज PCS का एग्जाम हो गया है, 1-2 दिन बाद आपकी IPC की क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन आपकी GS की क्लास तब तक चलती रहेगी। विभिन्न विज्ञानों को क्या कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन के आता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, जूलॉजी किसे कहते हैं, टेलीपैथी किसे कहते हैं, और उसके बाद ये फैक्ट्स आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये हो गया बायोलॉजी का लगभग 90% कोर्स जो आपका है वो मात्र इस एक वीडियो में कवर हो गया है। जो पॉइंट्स बचे हैं उनकी भी मैं कुछ व्यवस्था करूंगा, अच्छे से आपको कवर कराऊंगा। साइंस आपका हमको बहुत जल्दी खत्म करना है क्योंकि इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स भी इसी जून माह में खत्म करना है। जून माह बहुत ज़्यादा लेट, तो 10 जुलाई तक खत्म करना है ताकि आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके 21 अगस्त को पेपर दे पाए। आपको क्या करना है, आपके लिए हम इतनी वैल्यू लेके आ रहे हैं, आपको बस इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में मिशन APO लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।